बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सब क्यूरीज। फर्स्ट पॉइंट में जो आपको बताया गया है उसमें ये है कि हम लोग जब सब क्यूरी की बात करते हैं उसका मतलब ये है कि क्यूरी के अंदर हम एक और क्यूरी लिख दें, उसको हम लोग कहते हैं सब क्यूरी। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि सब क्यूरी की खास बात ये है कि जब हम इसको वेयर क्लास या हैविंग क्लास आउटर स्लैग में यूज करेंगे तो इस क्यूरी को हम लोग सब क्यूरी या नेस्टेड क्यूरी कहेंगे। और थर्ड पॉइंट जो है उसमें ये बताया गया है, सब स्लैग्स में आल्सो अपीयर इन इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट। यानी सब स्लैग्स जो आपके हैं वो इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट्स में भी यूज हो सकते हैं। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अ सब क्यूरी। फर्स्ट वन इज अ स्केलर सब क्यूरी। स्केलर सब क्यूरी क्या करता है? स्केलर सब क्यूरी आपको सिंगल कॉलम और सिंगल रो रिटर्न करेगा, मींस आपको आउटपुट में सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सेकेंड टाइप इज अ रो सब क्यूरी। रो सब क्यूरी क्या करेगा? आपको मल्टीपल कॉलम्स रिटर्न करेगा, लेकिन अगेन आपको रो सिंगल ही रिटर्न करेगा। ठीक है। और लास्ट जो है आपका वो है अ टेबल सब क्यूरी। टेबल सब क्यूरी के केस में क्या है? वो आपको एक या एक से ज्यादा कॉलम्स रिटर्न करेगा या एक या एक से ज्यादा रोज आपको रिटर्न करेगा। Our next example is list staff who work in branch at 163 मेन स्ट्रीट। अब इस एग्जाम्पल को आपने बड़े गौर से देखना है कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो स्टाफ के रिलेशन के अंदर सिर्फ ब्रांच नंबर यूज़ हो रहा है, लेकिन ब्रांच का जो एड्रेस है वो तो इसमें नहीं है। ठीक है। तो ये जो एड्रेस है ये तो ब्रांच के टेबल में है। तो अब हम कैसे ये वाला रिजल्ट निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम किसी तरीके से इस ब्रांच का पता चला लें कि उसका ब्रांच नंबर क्या है। तो ब्रांच नंबर तो स्टाफ रिलेशन में है, तो हम इसी तरह का कोई काम कर रहे हैं। इस केस में अब वेयर जो है, वेयर का मतलब है हम अपनी मर्जी की रोज चाह रहे हैं। अगर क्यूरी को हम लोग सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि हम किस तरह उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ये चार एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पोजीशन फ्रॉम स्टाफ रिलेशन। अब हमने यहाँ पे वेयर क्लास लगाया और वेयर क्लास के साथ हमने एट्रीब्यूट लिया है ब्रांच नंबर। ठीक है। तो अब आप देखें ब्रांच नंबर का जो एट्रीब्यूट था वो हमारी सिलेक्ट में नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे ब्रांच के वेयर क्लास के साथ ब्रांच नंबर का एट्रीब्यूट ले रहे हैं और वहाँ यहाँ पे हमने इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है और यहाँ पे सब सिलेक्ट यूज कर लिया है। ठीक है। यानी आपकी नेक्स्ट नेस्टेड क्यूरी सब क्यूरी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट के साथ ब्रांच नंबर ले लिया। अब आप लोग एक बात याद रखें, हमने पहले भी पढ़ा था कि वेयर के साथ जो आपने एट्रीब्यूट लेना है ना, वो सिलेक्ट के साथ वो एट्रीब्यूट मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमने वेयर ब्रांच नंबर लिया है, तो जो आपकी सिलेक्ट सब सिलेक्ट स्टेटमेंट थी उसमें भी आपने सिलेक्ट के साथ कौन सा जस्ट एट्रीब्यूट लिया है? ब्रांच नंबर। ठीक है। क्योंकि हमने अभी क्या बात की थी कि जो एड्रेस जो हमारा है वो तो किस टेबल में? ब्रांच में। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? फ्रॉम ब्रांच। ठीक है। वेयर, अब हमें ये बताया जा रहा है कि हमने वो एड्रेस फाइंड करना है और वो एड्रेस जो है वो है 163 मेन स्ट्रीट। तो हमने यहाँ पे दोबारा वेयर क्लास यूज किया है और वहां पे स्ट्रीट इक्वल्स टू 163 मेन स्ट्रीट कर दिया। यानी अब ये आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट कैसे होगी? सबसे पहले जब आप इस क्यूरी को देखें तो पैरेंथेसिस वाली जो आपकी सब सिलेक्ट है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। मतलब आपकी जो आउटर सेलेक्ट है वो बाद में होगी, आपकी पहले इनर सेलेक्ट वाली ये जो स्टेटमेंट है इसको वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो जब इसको वो एग्जीक्यूट करेगा ना, तो इसके अगेंस्ट आपको एक ब्रांच नंबर मिलेगा और वो होगा B003। तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करें तो इक्वल्स टू के बाद जो आपको आउटपुट शो हुई है दैट इज B003। अब अगर हम इस क्यूरी को सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे?
हमारा ये इसी तरह ही आएगा, सेलेक्ट स्टाफ नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पोजीशन फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इक्वल्स टू, ये क्यूरी एग्जीक्यूट होकर आपको क्या प्रोड्यूस हुआ है, B003। तो सिंप्लीफाइड वे में ये आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। अब इस क्यूरी की वर्किंग देखें तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या हुआ है, उसने इनर को सिलेक्ट किया है और इनर को सिलेक्ट करने के बाद उसने ब्रांच नंबर ब्रांच टेबल में से फाइंड किया कि वो कौन सी ब्रांच है जिसका एड्रेस 163 मेन स्ट्रीट है। उसके बाद वो आउटर सेलेक्ट पे आया और आउटर सेलेक्ट के ऊपर उसने तमाम वो रिट्रीव डिटेल्स की हैं स्टाफ की जो इस ब्रांच में काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस क्यूरी को सिंप्लीफाइड वेज में देखें तो सिंप्लीफाइड वे में आपकी ये क्यूरी इस तरह बनेगी, जो मैं आपको लास्ट स्लाइड में भी बता रहा था कि इनर सेलेक्ट जब आपका एग्जीक्यूट होगा तो उसके अगेंस्ट आपको B003 यहाँ पे मिल गया। जी, तो अब आप लोग इस क्यूरी का रिजल्ट देखें टेबल की फॉर्म में, तो देखें आपको वही 4 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं और जो रिजल्ट में आपके पास स्टाफ नंबर आए हैं वो 3 है, SG37, SG14, SG5, ठीक है। ये वो स्टाफ नंबर है जो ब्रांच 003 में काम करते हैं और उनका एड्रेस क्या है, 163 मेन स्ट्रीट। तो आप लोग देखें 3 स्टाफ मेंबर्स ऐसे हैं जो ब्रांच 003 में काम कर रहे हैं और जिनका एड्रेस क्या है, 163 मेन स्ट्रीट, दैट इज SG37, SG14 एंड SG5। जी, तो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसको आप लोग देख लें, उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले आप लोग अंडरस्टैंड करें। तो स्टेटमेंट में हमसे ये पूछा गया है कि हमें सिर्फ उन स्टाफ का डेटा दिखाओ जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, कि उनकी सैलरी, और फिर सेकंड जो चीज पूछी गई है उसमें यह पूछा गया है कि उनकी सैलरी एवरेज सैलरी से कितनी ज्यादा है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, whose salary is greater than the average salary, and second is how much their salary is greater than the average। तो हमने इसमें दो चीजें देखनी है। सबसे पहले तो हमने क्या है, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है और फिर हमने देखना है कि वो स्टाफ जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इस एग्जांपल में क्या है कि हमें वो स्टाफ दिखाओ जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, और दूसरे में ये पूछ रहे हैं कि उनकी सैलरी एवरेज सैलरी से कितनी ज्यादा है। तो सबसे पहले हम देखें सिलेक्ट के साथ हमने ये एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं, ठीक है। सैलरी, अब देखें हमने यहाँ पे एक चीज जो की है वो आप लोग ये देख लें, सैलरी के साथ यहाँ पे माइनस साइन यूज किया है, ठीक है, और फिर सब सिलेक्ट आ गया है और उसमें हमने क्या है, एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एवरेज का एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम स्टाफ रिलेशन एज सैलरी डिफरेंस, और हमने इसको रीनेम कर दिया किस एट्रीब्यूट के नेम से, सैलरी डिफरेंस के नाम से, फ्रॉम स्टाफ रिलेशन वेयर। अब वेयर क्लास हमने यहाँ पे यूज किया है और सैलरी ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम स्टाफ रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेगा, वो सबसे पहले आपकी एवरेज सैलरी फाइंड करेगा, ठीक है। एवरेज सैलरी जब वो फाइंड कर लेगा उसको सैलरी में से माइनस कर देगा और वो आपका बता देगा कि अब सैलरी डिफरेंस आपका कितना बन रहा है। तो इस टेबल में फिर वो आपको क्या शो करेगा, वो वाले स्टाफ जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है और एवरेज सैलरी से कितनी ज्यादा है। तो आए अब नेक्स्ट स्लाइड में इसकी वर्किंग देखते हैं। जी, तो नेक्स्ट स्लाइड में पहला पॉइंट आप देखें कि आप वेयर क्लास जो हमने यूज किया है उसके साथ सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी का फंक्शन यूज नहीं कर सकते, एग्रीगेट फंक्शन, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि वेयर क्लास के साथ आप डायरेक्ट जो है एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते, हैविंग के साथ हम यूज कर सकते हैं। हाँ, हम किस केस में वेयर के साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, जब आप कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे या सब सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, एवरेज या एग्रीगेट फंक्शन जो एवरेज यहाँ पे लिया है वो यूज कर सकते हैं। तो लास्ट केस में हमने क्या किया, सैलरी ग्रेटर देन के बाद पैरेंथेसिस के अंदर यानी आपका इनर सेलेक्ट जो है, सेलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम स्टाफ कर दिया था। तो वो वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन ये अगर आप लिखेंगे
तो कभी भी आपकी जो सब क्यूरी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो जब आपने एवरेज सैलरी कैलकुलेट की है तो एवरेज सैलरी आपकी क्या आई है 17,000। तो अब आप देखें, अगर उस क्यूरी को, जो पीछे हमने क्यूरी लिखे हो, उसको सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो वो क्या बनेगी, स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, सैलरी माइनस 17,000 एट सैलरी डिफरेंस फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी ग्रेटर देन 17,000। सबको क्लियर हो गया यहाँ पे जी? तो इस टेबल को देखें तो इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि ये वो 3 स्टाफ मेंबर्स हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है, मीन 17,000 से ग्रेटर देन है। अगर आप फर्स्ट स्टाफ की बात करें तो उसकी सैलरी तो बहुत ज्यादा एवरेज सैलरी से, यानी एवरेज सैलरी से 13,000 ऊपर है, और इसकी जो है 1000 है, यानी 17,000 से 1000 ज्यादा है। और लास्ट वाला जो आपका स्टाफ है, इसकी 17,000 से 7,000 मोर देन सैलरी है जी। तो अब हम लोग सब क्यूरी के कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन जो लिखा हुआ है, ऑर्डर बाय क्लास में नॉट बी यूज इन अ सब क्यूरी ऑल्दो इट मे बी यूज इन आउटर मोस्ट सेलेक्ट। ठीक है, तो सब क्यूरी के अंदर आप ऑर्डर बाय क्लास यूज नहीं कर सकते, आप आउटर मोस्ट सेलेक्ट के साथ ही ऑर्डर बाय क्लास यूज करेंगे। जैसा कि हम लोग ने पिछली एग्जांपल्स, पिछली स्लाइड्स में भी देखा है कि ऑर्डर बाय जो है हमेशा आपका आखिर में आ रहा था। सब क्यूरी select list must consist of a single column name or expression except for sub queries that use exist। ठीक है, तो इसमें exist की बात हो रही है। अभी तक हमने exist को स्टडी नहीं किया, तो जब हम exist पे पहुंचेंगे तब हम इसको क्लियरली देख लेंगे कि exist का क्या फंक्शन होता है और इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट में ये पूछा जा रहा है कि जब हम select स्टेटमेंट यूज करते हैं या जब हम लोग सब क्यूरी लिखते हैं तो आपके जो कॉलम्स हैं वो जो फ्रॉम है सब क्यूरी का, उसको रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आपकी बाहर जो सिलेक्ट है उसका जो फ्रॉम है उसके कॉलम को भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम लिखना होगा जी। अब इस क्यूरी को देखें तो इस क्यूरी में आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे वेयर क्लास के बाद हमने डायरेक्ट सब क्यूरी ले लिया, इनर सेलेक्ट ले लिया। ठीक है, तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, वेयर के बाद हमेशा एट्रीब्यूट लेंगे, और एट्रीब्यूट आपका क्या है, सैलरी। उसके बाद आप कंडीशन लगाएंगे लेस देन या ग्रेटर देन की, तब जाके आप सब क्यूरी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। और इसमें एक और पॉइंट आप नोट कर लें कि हमेशा सब क्यूरी आपकी राइट हैंड साइड पे लिखी जाती है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एट्रीब्यूट नेम दिया गया है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी क्यूरी लिखी गई है। तो ये आपका रूल जो है ये यहाँ पे रॉन्ग है जी। नेक्स्ट एग्जांपल इज लिस्ट प्रॉपर्टीज हैंडल्ड बाय स्टाफ एट 163 मेन स्ट्रीट। तो अब इस एग्जांपल में भी आप देखें तो सबसे पहले आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन कौन से टेबल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है और उन टेबल से हमें किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर की बात हो रही है, तो प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन हमें प्रॉपर्टी फॉर रेंट टेबल से मिलेगी। फिर स्टाफ नंबर की बात हो रही है तो स्टाफ की इंफॉर्मेशन हमें स्टाफ टेबल से मिलेगी। और फिर यहाँ पे जो मेन है वो एड्रेस की बात हो रही है, तो एड्रेस की इंफॉर्मेशन हमें ब्रांच टेबल से मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे आप एक इन ऑपरेटर देख रहे हैं, इन के अंदर इसका मतलब यह है कि इनके अंदर जो वैल्यूज देंगे, जो वैल्यूज मैच होंगी वो रिजल्ट में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे इन का मतलब ये है कि मल्टीपल वैल्यूज हैं। इसमें इनर क्यूरी जो है आपकी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, जो सबसे लास्ट में है ये वाली। ठीक है, तो इनका समझ आ गया आपको। इनका मतलब ये होता है कि मल्टीपल वैल्यूज हैं, ठीक है, आपके पास, और जो वैल्यूज आपकी मैच होंगी वही जस्ट रिजल्ट में आएंगी। ठीक है, यहां तक आप देखें सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने यूज की, उसमें ये एट्रीब्यूट्स ले लिए फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन। अब जो नेक्स्ट है आपका वेयर क्लास, वेयर क्लास में हमने कौन सा एट्रीब्यूट लिया है, स्टाफ नंबर। ठीक है,
और आपको मैंने लास्ट में भी बताया था कि वेयर के बाद जो हम लोग इनर सेलेक्ट यूज करेंगे, सब सेलेक्ट यूज करेंगे, सब क्यूरी यूज करेंगे, उस सेलेक्ट के साथ हमेशा हम वही एट्रीब्यूट लेंगे जिसको हम लोग यहाँ पे मैच करवाने जा रहे हैं। तो स्टाफ नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी सेलेक्ट के साथ आपने क्या ले लिया, स्टाफ नंबर, ठीक है। फ्रॉम स्टाफ रिलेशन, फिर हमने वेयर क्लास यूज की है ब्रांच नंबर इक्वल्स टू सेलेक्ट ब्रांच नंबर। आप देखें यहाँ पे भी वेयर के साथ ब्रांच नंबर का एट्रीब्यूट यूज हुआ है और इनर सेलेक्ट में भी आपका ब्रांच नंबर यूज हुआ है। फ्रॉम ब्रांच रिलेशन वेयर स्ट्रीट इक्वल्स टू 163 मेन स्ट्रीट, ठीक है। तो अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट में कितनी टपल्स शो होंगी। जी, तो जब हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है तो इस क्यूरी के अगेंस्ट हमें 3 टपल्स शो हो रही हैं, ठीक है। ये वो प्रॉपर्टी नंबर्स हैं PG16, PG36 एंड PG21, जिनका एड्रेस क्या है आपका 163 मेन स्ट्रीट, ठीक है। आई होप सो अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये तमाम चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। जी, नेक्स्ट जो हमारे है वो है एनी एंड ऑल। एनी और ऑल जो है हम लोग सब क्यूरीज के अंदर यूज करते हैं और ये हमें सिंगल कॉलम ऑफ नंबर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जब हम ऑल की बात करते हैं तो ऑल में क्या है, कंडीशंस विल ओनली बी ट्रू इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सब क्यूरी, ठीक है। जब हम एनी की बात करते हैं, कंडीशन विल बी ट्रू इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय एनी वैल्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सब क्यूरी। इफ सब क्यूरी इज एम्प्टी then all returns true, any returns false. Some may be used in place of any. आप कहीं any भी यूज करते हैं और any के अगेंस्ट आप some का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। जी, इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में क्या पूछा गया है, फाइंड स्टाफ हुज सैलरी इज लार्जर देन सैलरी ऑफ एट लीस्ट वन नंबर। यहाँ पे क्या पूछा गया, एट लीस्ट वन नंबर ऑफ स्टाफ एट ब्रांच B003। तो एट लीस्ट का मतलब क्या है, सम, ठीक है। तो सेम ये आपकी वही क्यूरी है, यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, सम यूज कर लिया, ठीक है। कंडीशन वेयर क्लास सैलरी ग्रेटर देन सम, और बाकी आपकी इनर सेलेक्ट में वही स्टेटमेंट है जो हम पीछे करते आ रहे हैं। तो इस केस में अब जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो हम देखते हैं। जी, तो इसमें बताया गया है कि इनर क्यूरी ने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं वो ये हैं 12,000, 18,000, 24,000 एंड आउटर क्यूरी सेलेक्ट दो स्टाफ हुज सैलरीज आर ग्रेटर देन एनी ऑफ द वैल्यूज इन द सेट, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा है कि आउटर ने सिर्फ वो सिलेक्ट किया है जिनकी सैलरी इनसे ग्रेटर है सेट के अंदर। तो सेट के अंदर 3 चीजें हैं, 12,000, 18,000 एंड 24,000। तो अब देखें ये वो 3 स्टाफ मेंबर्स हैं जिनकी सैलरी क्या है, इन 3 सेट में जो वैल्यूज है उनसे ग्रेटर देन है, ठीक है, या इक्वल है। तो 30,000 भी आ गई, 18,000 भी आ गई और 24,000 भी आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो भी सेम वही स्टेटमेंट है, वहां पे एट लीस्ट यूज हुआ था और यहाँ पे एवरी मेंबर ऑफ स्टाफ। तो एवरी मेंबर ऑफ स्टाफ का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे ऑल यूज करेंगे, ठीक है। तो सेम वही क्यूरी है, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। तो इस क्यूरी को जब हमने एग्जीक्यूट किया है तो आप देखें इसमें सिर्फ हमारे पास एक टपल शो हो रही है एंड दैट इज स्टाफ नंबर SL21 और उसकी सैलरी कितनी है 30,000। ओके, और न्यू टॉपिक इज मल्टी टेबल क्यूरीज। मल्टी टेबल क्यूरीज के अंदर क्या है, कैन यूज सब क्यूरीज प्रोवाइडेड रिजल्ट कॉलम्स कम फ्रॉम सेम टेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ रिजल्ट कॉलम्स कम फ्रॉम मोर देन वन टेबल मस्ट यूज अ ज्वाइन। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम ज्वाइन यूज करें कि जब आपका रिजल्ट एक से ज्यादा टेबल्स से आ रहा है तो उन टेबल्स को आपस में हम लोग ज्वाइन के थ्रू कंबाइन करेंगे। और ज्वाइन को परफॉर्म करने के लिए एक या एक से ज्यादा टेबल में हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रॉम क्लॉज। और लास्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है use comma as separator and typically include where class to specify join column। हम इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे और ज्वाइन को हम स्पेसिफाई करने के लिए, ज्वाइन कॉलम को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वेयर क्लॉज।
नेक्स्ट ये बताया गया है कि हम लोग यहाँ पे एलियस भी यूज कर सकते हैं कॉलम नेम टेबल में, कॉलम नेम में, ठीक है, फ्रॉम क्लॉज के साथ। एलियस इज सेपरेटेड फ्रॉम टेबल नेम विद अ स्पेस, ठीक है, जब भी आप एलियस यूज करेंगे तो टेबल नेम के साथ आप स्पेस के साथ यूज करेंगे। एलियस कैन बी यूज टू क्वालिफाई कॉलम नेम्स व्हेन देयर इज एम्बिग्विटी, ठीक है, एम्बिग्विटी ना आए हमारे रिजल्ट्स में, तो इसलिए हम यहाँ पे एलियस यूज कर रहे हैं, ठीक है, कॉलम नेम्स के दरमियान। Our next example is regarding join. List name of all clients who have viewed a property along with any comment supplied. तो इस केस में, इस एग्जांपल में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ज्वाइन। ज्वाइन हमेशा कॉमन एट्रीब्यूट पर लगता है। ज्वाइन जब लगाएंगे वो फ्रॉम में लिखेंगे, मींस फ्रॉम में मल्टीपल टेबल्स आएंगे और हम लोग क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। फ्रॉम में आपके मल्टीपल टेबल्स आए हैं और इनको हम सेपरेट कर रहे हैं कॉमा के थ्रू। तो यहाँ पे देखें सिलेक्ट सी डॉट क्लाइंट नंबर, अब सी जो है आपका एलियस है और सी यहाँ पे क्यों लगा दिया है? अब देखें हमने कॉमन एट्रीब्यूट्स की बात की है, क्लाइंट नंबर जो है क्लाइंट रिलेशन के अंदर भी है और व्यूइंग रिलेशन के अंदर भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लाइंट नंबर क्लाइंट टेबल में से और ये क्लाइंट नंबर व्यूइंग? तो हमने यहाँ पे एलियस यूज कर लिया सी एंड वी, तो हमें पता चल जाएगा सी डॉट क्लाइंट नंबर का मतलब है कि ये जो क्लाइंट है ये क्लाइंट नंबर जो है ये क्लाइंट टेबल में से है, और वी डॉट क्लाइंट नंबर जो है ये हमें पता चल जाएगा कि ये क्लाइंट नंबर जो है ये व्यूइंग रिलेशन में से है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रॉम क्लाइंट सी कॉमा व्यूइंग सी, यहाँ पे हमने ज्वाइन ले लिया, ठीक है, और इसको हमने सेपरेट कर लिया कॉमा से। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि ज्वाइन जब हम लगाएंगे वो फ्रॉम में लिखेंगे, ठीक है, तो फ्रॉम में हमने लिख दिया, मींस फ्रॉम में मल्टीपल टेबल्स आ गए हैं, क्लाइंट का और व्यूइंग का टेबल आ गया है, और टेबल को हमने किससे सेपरेट कर लिया है, कॉमा से। और हमारी कंडीशन क्या है कि हमें वो वाले क्लाइंट्स नंबर शो हो जो क्लाइंट टेबल और व्यूइंग टेबल में दोनों का क्लाइंट नंबर क्या है, इक्वल हो, सेम हो। तो सी डॉट क्लाइंट नंबर इक्वल्स टू वी डॉट क्लाइंट नंबर। अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं जी। तो जब हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया तो उसके अगेंस्ट हमें ये 5 टपल्स शो हो रही हैं, ये वो क्लाइंट्स हैं जो क्लाइंट। अब आप यहाँ पे एक चीज देखें कि हमारा जो क्लाइंट नंबर वाला एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे एक दफा शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन एट्रीब्यूट था, तो कॉमन एट्रीब्यूट हमेशा एक ही दफा शो होगा। तो बाकी जो एट्रीब्यूट थे वो आपको शो हो रहे हैं। तो ये 5 टपल्स हैं जिसमें हमारा क्लाइंट रिलेशन और व्यूइंग रिलेशन के अंदर क्लाइंट नंबर क्या है, सेम है, और जिन्होंने इन प्रॉपर्टीज को विजिट किया है और साथ कमेंट भी सप्लाई किए हैं, यानी साथ उन्होंने कमेंट्स भी बताए हैं कि ये प्रॉपर्टी उनके लिए फिजिबल है नहीं है, तो वो साथ कमेंट्स भी आपको शो हो रहे हैं। देखें जिस तरह टू स्मॉल, नो डाइनिंग रूम, टू रिमोट, ये वो कमेंट्स हैं। सिंपल जाइन तो इसके फर्स्ट पॉइंट में वही बताया गया है कि टेबल्स में से सिर्फ वो रोज ली गई हैं जो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का क्या मतलब है, जिनके कॉलम्स में से क्लाइंट नंबर सेम है, ठीक है, तो रिजल्ट में जस्ट वही आ रही हैं। और इसको हम लोग सैंपल ज्वाइन को क्या कहते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा में हम लोग इसे इक्वी ज्वाइन, सेम इक्विवेलेंट है ये इक्वी ज्वाइन के, जिस तरह रिलेशन अलजेब्रा में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अंदर हम लोग जो मोस्टली यूज करते हैं, दो टेबल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दो टेबल्स का जो रिलेशनशिप बनेगा वो मोस्टली कौन सा बनता है, वन टू मैनी, ठीक है। यानी आप अगर ब्रांच और स्टाफ का रिलेशन लें तो ब्रांच एक ही है, मल्टीपल स्टाफ्स हैं, तो वो वन टू मैनी रिलेशनशिप है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी की है वो आपकी पेरेंट टेबल में होती है और जो आपकी फॉरेन की है वो आपकी चाइल्ड टेबल में होती है जी। अल्टरनेटिव्स ऑफ ज्वाइन, ज्वाइन को हम लोग अल्टरवेट, ये 3 वेज हैं इसमें लिख सकते हैं। जो पहला आप देख रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जो हमने पीछे अभी स्टेटमेंट लिखी थी, अगर हम वो स्टेटमेंट ना भी लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम क्लाइंट सी ज्वाइन व्यूइंग वी ऑन सी डॉट क्लाइंट नंबर इक्वल्स टू वी डॉट क्लाइंट नंबर। या हम इसका एक अल्टरनेट वे और भी हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, फ्रॉम क्लाइंट ज्वाइन व्यूइंग यूजिंग क्लाइंट नंबर। और अल्टरनेट थर्ड जो आपके पास है वो है फ्रॉम क्लाइंट नेचुरल ज्वाइन व्यूइंग। तो ये आप तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने पीछे क्यूरी लिखी है इन तीनों को आप अप्लाई करके देखें तो आपको रिजल्ट सेम ही प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, इन ईच केस द फ्रॉम क्लास रिप्लेसेस द ओरिजिनल फ्रॉम एंड वेयर क्लासेस, ठीक है। तो फ्रॉम क्लास क्या कर रहा है, ओरिजिनल फ्रॉम एंड वेयर क्लास को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है।
However, the first alternative produces a table with two identical client numbers column, the remaining two produce a table with a single client number column। ठीक है, जो आपका फर्स्ट है वो आपको टू आइडेंटिकल कॉलम नेम्स प्रोड्यूस करके दे रहा है, वो व्यूइंग का भी दे रहा है क्लाइंट नंबर और आपको क्लाइंट का भी क्लाइंट नंबर दे रहा है। लेकिन जो रिमेनिंग टू ये जो आपकी स्टेटमेंट्स थी इसमें आपको सिंगल क्लाइंट नंबर कॉलम ही शो करेगा। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में क्यूरी का एग्जीक्यूट किया है तो वहां पे सिर्फ क्लाइंट नंबर का एक ही दफा एट्रीब्यूट कॉलम शो हो रहा था। ओके, our last example of today's lecture is for each branch list numbers and names of staff who manage properties and properties they manage। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज वो मैनेज कर रहे हैं उन स्टाफ का नेम्स हमें पता चले हर ब्रांच के लिए। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज दे मैनेज, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उन्होंने मैनेज की हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ एस डॉट ब्रांच नंबर, एस डॉट स्टाफ नंबर, एलियस यूज कर लिए। ठीक है, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रॉपर्टी नंबर फ्रॉम स्टाफ एस, प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी। तो देखें अब आपने यहाँ पे भी ज्वाइन यूज किया है, मल्टीपल आपके टेबल्स आ गए हैं। एलियस भी आपने यहाँ पे यूज कर लिए हैं ताकि आपको पता चल जाए ये स्टाफ रिलेशन और ये प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ठीक है, और इनको हमने सेपरेट किससे कर लिए, कॉमा के थ्रू। वेयर एस डॉट स्टाफ नंबर इक्वल्स टू पी डॉट स्टाफ नंबर। अब स्टाफ नंबर जो आपका था वो कॉमन एट्रीब्यूट था दोनों रिलेशंस के अंदर। एलियस इस तरह इसलिए यूज किए हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये स्टाफ नंबर स्टाफ रिलेशन में से और ये स्टाफ नंबर प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन में से। और नीचे आपने ऑर्डर बाय क्लास यूज किया है जिसमें आपने बताया कि एस डॉट ब्रांच नंबर कॉमा एस डॉट स्टाफ नंबर कॉमा प्रॉपर्टी नंबर। ठीक है, तो ऑर्डर बाय क्लास में आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आपका रिजल्ट शो होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर बाय क्लास में हमने सबसे पहले क्या है कि पहले हमारे ब्रांच नंबर आए, फिर हमारे स्टाफ नंबर आए और फिर हमारा कौन सा है, प्रॉपर्टी नंबर आए। और ये तमाम जो हैं किस में आएंगे, सीक्वेंस में आएंगे, कि पहले ब्रांचेस सीक्वेंस में आएंगी, उसके अगेंस्ट स्टाफ नंबर आ जाएंगे और स्टाफ नंबर के बाद प्रॉपर्टी नंबर आ जाएंगे। तो इस क्यूरी को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो हमने ऑर्डर बाय क्लास में देखें ब्रांच नंबर लिया था तो वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, 3 के बाद 5 7। ठीक है, इसी तरह स्टाफ नंबर था वो आ गया और लास्ट में हमारा प्रॉपर्टी नंबर था वो आपको ये शो हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में लेक्चर में हमने जितने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा आप डिफरेंट जो क्यूरीज हैं खुद से एग्जीक्यूट करके देखें तो आपके जो बहुत से क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड में जो आ रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। फर्दर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ सकती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का टॉपिक ख़त्म होता है। सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।